नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस अपने चैनल कॉमर्स प्लस मैनेजमेंट स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज अपन डिस्कस करने वाले कॉस्ट अकाउंटिंग की सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारे सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन का एक यूनिट है, तो उसके रिगार्डिंग ये मैंने सेशन रखा है ओरिएंटेशन सेशन जिससे आपको क्या होगा कि जो अपना सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का उसके बारे में एक बेसिक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के जो अपडेट्स हैं वो नोटिफिकेशंस के थ्रू मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए जो अपना सिलेबस है कॉस्ट अकाउंटिंग का आपने सीजीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की सिलेबस के हिसाब से तो वो इस प्रकार है। टोटल देख सकते हैं दोस्तों आप 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स में अपना ये जो सिलेबस है वो कवर हो रहा है। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट है अपना एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग ऑन कॉस्ट। उसके बाद है फिर अपना प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकाउंट्स भी है अपना, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग और ब्रेक इवन पॉइंट भी है। और उसके बाद अपने को ऑपरेटिंग कॉस्ट भी देखना है। तो एक-एक करके इस टॉपिक को अपन एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट और क्वेरी हो, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं फर्दर अगली वीडियो बनाऊँ तो आपके ये डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो दोस्तों सबसे पहले अपन इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक का जो नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग जो रखा गया है, तो इसकी मीनिंग क्या होती है ना? तो देखिए दोस्तों जैसे अपने पिछले ओरिएंटेशन में अपन ने अकाउंटेंसी के बारे में देखा था। अकाउंटेंसी की मीनिंग क्या होती थी? सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, है ना? उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना, उनको क्लासिफाई करना, है ना? तो सारी एंट्रीज जो बिजनेस में होती है उनको इस तरीके से अपन अकाउंटिंग करते थे। ठीक है, अब अगर अपन बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा ना, इसका जो नेचर है या जो बोलना चाहिए इसका स्कोप है वो बहुत ही नैरो होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात करेगा। जो भी अपन बिजनेस में कुछ चीज प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपको कितने कॉस्ट लगते हैं उसको प्रोड्यूस करने में, है ना? इस टाइप की चीजों की अगर अपन बात करें तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाएगा। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक बिजनेस में जितने भी कॉस्ट लग रहे होते हैं उसकी अपन अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, इसकी मीनिंग के हिसाब से देखा जाए तो देखिए पहला पैराग्राफ में लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग। ये क्या है? एक पार्ट है अपने मैनेजरियल अकाउंटिंग का। मतलब जो मैनेजर्स होते हैं वो इस टाइप की अकाउंटिंग का यूज करते हैं। मैनेजर्स को इन अकाउंटिंग्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, इसके डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, क्यों है? ताकि वो अपने बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सके, है ना? मैनेजरियल डिसीजंस ले सके ताकि उनका बिजनेस ऑपरेट हो सके अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ में, है ना? तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है अपना? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग दैट एम्स टू कैप्चर अ बिजनेस या फिर कंपनीज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना? तो किसी भी कंपनी का जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है ना, उसको अपन अकाउंट करते हैं। ठीक है, उसको अपन कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? बाय असेसिंग द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच स्टेप ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज द फिक्स कॉस्ट। तो अगर अपन बात करें कॉस्ट की, कॉस्ट अकाउंटिंग में जो वर्ड है कॉस्ट, तो हर बिजनेस में ना दो नेचर की कॉस्ट होते हैं। एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो वेरी करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वेरी करता है, और जितनी क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा मतलब आपको वो वेरी करेगा। ठीक है, मतलब वो जो उस टाइप का पर्टिकुलर जो कॉस्ट है वो आपके बिजनेस में चेंज होता रहेगा, वो सर्टेन नहीं रहता है। ठीक है, अगर अपन बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना? हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उतना ही कॉस्ट लगेगा चाहे आप जितने भी या जिस भी कंडीशन पे आप अपना प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन कॉस्ट अकाउंटिंग में, अपन कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को असेस करने की कोशिश करते हैं, है ना? और कंपनी में जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगते हैं या फिर फिक्स कॉस्ट लगते हैं, है ना, तो उन सारी चीजों को अपन क्या करते हैं इसमें अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये अपना कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग होती है दोस्तों। आगे अगर अपन देखें तो क्या लिखा हुआ है, देखिए सेकंड पॉइंट में, कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज इंटरनली बाय द मैनेजमेंट। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो डेटाज होते हैं, है ना, बेसिकली जो अकाउंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उनको कौन यूज करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इंटरनली इसके डेटा को यूज किया जाता है बाय द मैनेजमेंट, है ना? जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं वो लोग इस डेटा को यूज करते हैं। ये एक्सटर्नल पार्टीज के लिए कभी यूज नहीं किया जाता है, ये सिर्फ इंटरनल पार्टीज यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू मेक फुल्ली इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजंस, ताकि वो जो भी बिजनेस डिसीजंस ले फुल्ली अवेयर्ड होके ले, फुल इंफॉर्मेशन के साथ में ले। अगर अपन को सारी चीजों की अवेयरनेस रहेगी, इंफॉर्मेशन रहेगी, तो अपने डिसीजंस के सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना? तो ये चीज अपने को कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। तो मेन पॉइंट अपने को क्या याद रखना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो इंटरनल यूज के लिए होता है और बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अगर अपन इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपेयर करें, है ना, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर्स। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स भी यूज करते हैं।
ठीक है, जैसे कि अपने जो डेप्टर्स हैं वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं, ये जो अपने मार्केट में जो क्रेडिटर्स है वो सभी लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक्सटर्नल पार्टीज के लिए भी यूज किया जाता है, कौन सा, अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। पर जो कॉस्ट अकाउंटिंग है इज नॉट रिक्वायर्ड टू अडियर टू सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो क्योंकि जो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग था उसको बहुत सारे एक्सटर्नल पार्टीज भी यूज करते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस थे जो सभी को फॉलो करने पड़ते थे। पर अगर अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें आपको कोई एकदम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू अडेयर टू सेट स्टैंडर्ड्स एंड कैन बी फ्लेक्सिबल टू मीट द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या हो सकता है, अपने मैनेजमेंट की नीड्स के हिसाब से, है ना, अपने जो मैनेजमेंट है कंपनी की उनकी नीड्स के हिसाब से ये थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसमें एकदम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करने की एकदम कंपल्सरीली रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये मैनेजमेंट की नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल हो सकता है। ठीक है, अगर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उसमें लिखा है, देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग कंसिडर्स ऑल इनपुट कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बोथ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट। तो यहाँ पे अपन किस कॉस्ट की बात करते हैं, इनपुट कॉस्ट की। ठीक है, इनपुट कॉस्ट में जैसे कि फिक्स कॉस्ट आपने लगाया प्रोडक्शन के लिए या फिर वेरिएबल कॉस्ट लगाया, तो ये सारी चीजें अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर अपन कॉस्ट अकाउंटिंग की टाइप्स की बात करें, है ना, किस किस टाइप के कॉस्ट अकाउंटिंग अपन कर सकते हैं, तो उसमें देखिए जैसे कुछ कुछ कॉमन है उसका मैंने इस पे नाम रखा है। जैसे कि पहला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, लीन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये थोड़े से कॉमन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इस टाइप के मेथड ज्यादा यूज किए जाते हैं। अपन के जो सिलेबस में अपने को तो उसी को फोकस करना है, तो अपन आगे मूव करते हैं। आई होप आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी डाउट्स और क्वेरीज है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अब देखते हैं अपन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। जैसे कि अपन ने देखा, है ना, कॉस्ट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल जो वेरी करते हैं, फिक्स कॉस्ट जो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, तो अब एलिमेंट्स की बात करते हैं, मतलब एक अगर अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें किसी कंपनी के, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं उसकी अपन बात करें। ठीक है, देखो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, देखो, द एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर आर नोन एज कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जितने भी कॉस्ट आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सच एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। अगर अपन कॉस्ट के एलिमेंट्स की बात करें तो उनको अपन तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात कर रहे हैं तो, है ना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा तो वो रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाएगा, है ना, विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड अदर सर्विस यूनिट्स, है ना। तो बेसिकली किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, इनपुट आता है रॉ मटेरियल, उसमें प्रोसेसिंग होती है और फिर उसको कन्वर्ट करके फिक्स फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट की, तो ये तीन एलिमेंट्स हो सकते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में। पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है एक्सपेंसेस। ये तीनों चीजें अपन बिजनेस में इनपुट्स करते हैं, है ना। मटेरियल में अपने डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, है ना। और अगर अपन लेबर की बात करें तो वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर अपन एक्सपेंसेस की बात करें तो वो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट मतलब अगर अपन किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उससे अगर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब उसके जो अपन ने जो सेलिंग प्राइस वगैरह रखी है तो उसमें उसके कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्शन में उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, वो डायरेक्टली रहे हैं। अगर इनडायरेक्ट की बात करें तो वो डायरेक्टली उससे रिलेटेड नहीं है, पर हमारे बिजनेस के रेगुलर रनिंग के लिए वैसे कॉस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपन मटेरियल की बात करें तो वो मटेरियल डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, लेबर भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं, और वैसे जो भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के वो भी डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज होती है ओवरहेड। ओवरहेड का जो कॉन्सेप्ट है उसको ओएच भी कहा जाता है। ओवरहेड की मीनिंग क्या होती है, जब भी अपन सारे एक्सपेंसेस को, जितने भी प्रोडक्शन के जितने भी एक्सपेंसेस है उसको अगर अपन ऐड कर देते हैं, है ना, उसको अपन सभी ऐड कर देते हैं तो वो कहलाते हैं अपने ओवरहेड। ठीक है, तो देखो उसमें लिखा क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब इनडायरेक्ट नेचर के जितने भी मटेरियल, लेबर या फिर एक्सपेंसेस अपन ने किए हैं, तो वो सारे के सारे अगर अपन कंबाइंडली बोले तो उसको अपन ओवरहेड कहते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट है तो वो अपन ओवरहेड में नहीं लेते हैं, पर अगर अगर वो इनडायरेक्ट नेचर के हैं, है ना, तो वो चीजें अपन क्या करते हैं, ओवरहेड्स में इंक्लूड करते हैं। अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें जिस जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होते हैं, सेलिंग ओवरहेड होते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होते हैं, तो ये सारे अपने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहलाते हैं। अब
जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपने सिलेबस के हिसाब से, वो है मेथड्स ऑफ एलोकेटिंग ऑन कॉस्ट, है ना, मतलब कॉस्ट का एलोकेशन का क्या क्या मेथड हो सकता है। ठीक है, तो अगर अपन कॉस्ट ऑफ एलोकेशन के मेथड्स की बात करें, तो उससे पहले अपने को समझ जाना चाहिए कि कॉस्ट एलोकेशन क्या होता है। कॉस्ट एलोकेशन क्या है, जैसे अपन किसी चीज का भी एलोकेशन करते हैं, है ना, वैसे ये भी एक कॉस्ट एलोकेशन में बेसिकली क्या होता है, ये एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें अपन आइडेंटिफाई करते, एक्यूमुलेट करते और असाइन करते हैं कॉस्ट को, है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट सच एज डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, प्रोग्राम्स और ब्रांच ऑफ द कंपनी। मतलब जितना भी कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ या फिर जितने भी जो कॉस्ट इन्वॉल्व होने हैं, उसको अपन डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट्स वाइज, प्रोग्राम्स वाइज और फिर ब्रांच ऑफ कंपनी वाइज क्या करते हैं, उसका एलोकेशन करते हैं, कॉस्ट असाइन करते हैं उनको अपन। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉस्ट एलोकेशन का प्रोसेस कहलाता है। अब किसी भी बिजनेस में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या होता है, देयर आर वेरियस कॉस्ट एलोकेशन मेथड्स। कॉस्ट एलोकेशन के भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं दैट आर यूज्ड टू एलोकेट फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उनको यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से क्या करते हैं, अपन एलोकेट करते हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर एलोकेशंस आर परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना, दैट आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एलोकेशंस जो भी होते हैं वो क्या किए जाते हैं, ताकि अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से उसको कंप्लायंस कर सके, है ना, जो भी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अपन यूज कर रहे हैं, वो सारे स्टैंडर्ड्स को अपन फॉलो करते हुए कॉस्ट का एलोकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन मेथड्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशंस आर, अगर अपन कॉस्ट एलोकेशन के मेथड्स की बात करें तो डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे भी अपन कॉस्ट का एलोकेशन कर सकते हैं, मशीन टाइम या फिर मशीन आवर रेट के हिसाब से फिर हम कॉस्ट का एलोकेशन कर सकते हैं, स्क्वायर फुटेज के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स भी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ हेड काउंट भी अपन कॉस्ट का एलोकेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, जो अपन पर्टिकुलर जब इस टॉपिक को स्टडी करेंगे डिटेल में तब अपन स्टडी करेंगे। अभी के लिए इतना ही आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन नेसेसरी है कि इतने टाइप्स के अपने कॉस्ट ऑफ एलोकेशन होते हैं। अब थर्ड पॉइंट जो अपने सिलेबस में वो है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट से रिगार्डिंग। तो देखिए जैसे कि जैसे बैलेंस शीट बनता है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनता है ना, अपने अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट बनाया जाता है। कॉस्ट शीट एक क्या होता है, एक टाइप का स्टेटमेंट होता है ना, बेसिकली ये स्टेटमेंट होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि कितने सारे कॉस्ट या कितने वेरियस कॉस्ट आपको इनकर हुए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस में, है ना। Cost sheet is a statement which represents the various costs incurred in different stages of business operations in a tabular format। ये एक tabular format में होता है, आगे मैं आपको फॉर्मेट शो करूंगा कि किस फॉर्मेट में ये चीज होती है। इट डिटरमाइंस द टोटल कॉस्ट और एक्सपेंडिचर। और ये कॉस्ट शीट किस चीज को डिटरमाइन करता है, अपने टोटल कॉस्ट को या फिर टोटल एक्सपेंडिचर्स को मेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में कितने कॉस्ट किए, है ना, कितने टोटल कॉस्ट आए उनको, या टोटल कितना एक्सपेंडिचर्स हुआ उनका, ये अपने को कॉस्ट शीट से पता चल सकता है। अलॉन्ग विद द कॉस्ट इनकर्ड ऑन ईच यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस इन अ पर्टिकुलर पीरियड। और तो और क्या करता है ये जो अपना कॉस्ट शीट होता है, अपने को ये भी बताता है कि कॉस्ट पर यूनिट अपने को कितना लगा, मतलब एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए अपने को कितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया। ठीक है, ये चीज भी अपने को कॉस्ट शीट से पता चलती है। ठीक है, अब सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉस्ट शीट ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। अब कॉस्ट शीट की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज बताता है कि आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितनी इफिशियंटली आपका बिजनेस परफॉर्म कर रहा है। तो ये चीज को भी अगर आपको मेजर करना है तो आप कॉस्ट शीट को रिफर कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन कॉम्पिटिटिव एनालिसिस ऑल्सो। तो अगर कॉम्पिटिटर के हिसाब से कंपेरिजन कर रहे हैं या उसके हिसाब से एनालिसिस करें तो भी आपको कॉस्ट शीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन थ्रू कॉस्ट रिडक्शन। अब देखो बिजनेस का अगर आपको इंप्रूवमेंट कर रहा है या फिर आपको बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, ठीक है, या आपको बिजनेस में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना है, तो आपके दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप सेल्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या फिर आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट शीट के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं थ्रू रिडक्शंस ऑफ कॉस्ट। आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कॉस्ट ज्यादा लग रहा है और जहाँ पे रिड्यूस किया जा सकता है वहां आप कॉस्ट को रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस टेबुलर फॉर्मेट जो कि अपना कॉस्ट शीट का जो स्टेटमेंट है उससे आपको पता चलेगा। अगर अपन बात करें कि कॉस्ट शीट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसमें प्राइम कॉस्ट होता है, फैक्ट्री कॉस्ट होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, और फिर लास्ट में टोटल कॉस्ट भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट में देखा जाए तो टोटल कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है,
वर्क कॉस्ट होता है या फिर फैक्ट्री कॉस्ट कह सकते हैं उसको अपन, और एक होता है प्राइम कॉस्ट। मैंने राइट हैंड साइड पे अपना फॉर्मेट भी रखने की कोशिश किया है कॉस्ट शीट का, अगर आप लोगों को विजिबल हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों से ये पर्टिकुलर फॉर्मेट भी आपको शेयर कर दूंगा, या आप गूगल में सर्च करेंगे ना तो भी आपको ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मिल जाएगा। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें बोल्ड में जो लिखा हुआ है प्राइम कॉस्ट है, फिर वर्क कॉस्ट है, फिर नीचे देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी है, फिर उसके बाद टोटल कॉस्ट है। तो इस तरीके से ये टेबुलर फॉर्मेट बनता है अपना कॉस्ट शीट का। तो आगे अपना फोर्थ टॉपिक जो है इस पर्टिकुलर यूनिट में वो है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक बेसिकली एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट, अपन कहते हैं ऐसा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एटलीस्ट टू पार्टीज होंगी, ये तो पहले से फिक्स हो गया अपन को, है ना। इट इज एन एग्रीमेंट, है ना, एक एग्रीमेंट होगा दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, है ना, जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर अपन बिजनेस में बात करें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स की, तो एक बिजनेस को हर पर्टिकुलर टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे होते हैं एक्सटर्नल पार्टी से, है ना, उनके बायर से, कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी क्या होता है, एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ना, अपने बिजनेस के पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को क्या कहा जा सकता है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने लिखा है, देखिए। अ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को प्रिपेयर कौन करता है, कॉन्ट्रैक्टर उसको प्रिपेयर करता है। ये एमसीक्यू भी बन सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप लोग पॉइंट्स को ग्रैब कीजिए। A contract by and large involves an agreement. बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन पार्टीज, वो अंडरटेक जॉब्स, जो लोग एक जॉब या पर्टिकुलर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए मतलब एग्रीमेंट में एंटर कर रहे होते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, है ना, या एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, शिप कंस्ट्रक्ट करना, रेलवे लाइंस बनाना, है ना, या फिर अपना रोड्स का कंस्ट्रक्शन करना। तो ये सारी एक्टिविटीज में क्या होता है, पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती है ना, और अपना पर्टिकुलर जो जॉब है या फिर टास्क है उसको परफॉर्म करती है उस कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, तो अगर जनरली बोले तो क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट इज अ बिग जॉब रिक्वायरिंग कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम। अब किसी कॉन्ट्रैक्ट को ना परफॉर्म करने में बहुत लंबा समय भी लग जाता है ना। कुछ कुछ प्रोजेक्ट जो होते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के, रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन के, वो बेसिकली 1 ईयर टू 2 ईयर टू ऐसे लंबे लंबे समय तक भी चल रहे होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बिग जॉब होता है, बड़ा टास्क होता है, जिसके लिए आपको लंबे समय की रिक्वायरमेंट होती है उसको कंप्लीट करने के लिए। एंड द वर्क मे बी अंडरटेकन आउटसाइड द फैक्ट्री। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जो भी वर्क या टास्क किया जाता है ये आउटसाइड दी फैक्ट्री किया जाता है। आप किसी फैक्ट्री के अंदर में रोड का कंस्ट्रक्शन या रेलवे का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें कहाँ होती है, आउटसाइड दी फैक्ट्री होती है, किसी फैक्ट्री के अंदर में नहीं हो सकता, मतलब ये इंटरनली इसको प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, आपको आउटसाइड जाना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से है, द पर्सन हु एग्रीज टू परफॉर्म द वर्क इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्टर। अब जिसने इस वर्क को परफॉर्म करने का एग्रीमेंट किया, है ना, जो इस वर्क को परफॉर्म करने वाला है वही कॉन्ट्रैक्टर कहलाता है। ठीक है, और जिसने उस पर्टिकुलर टास्क को दिया, है ना, जिसने उस टास्क को प्रोवाइड किया कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कीजिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टी कहलाता है। वही इसमें लिखा है, देखिए, द पर्सन वो गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट or for whom the work or for whom the work is done is called the contractee। ओके, तो इस तरीके से देखिए, तो वही लिखा है, द पर्सन वो गिव्स द कॉन्ट्रैक्ट और फॉर होम द कॉन्ट्रैक्ट इज डन इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टी। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दो पार्टीज होती है, एक होता है कॉन्ट्रैक्टर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर रहा होता है या फिर जो जॉब या टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाता कौन है, कॉन्ट्रैक्टर ही बनाता है, कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नहीं बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को ये पॉइंटर्स को याद रखना है। अगर अपन बात करें इसकी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की फॉर्मेट की, तो मैंने फॉर्मेट को भी राइट हैंड साइड में आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। अगर फॉन्ट्स विजिबल नहीं है तो आप लोग गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इमेजेस में ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए मैंने लिखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के एक्सप्लेनेशन की मैंने बात करूं, है ना, तो उसमें लिखा है, देखिए, जो भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं ऑन अकाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अगर आपने मटेरियल परचेज किया, वेजेस प्रोवाइड किए, है ना, आपके जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, कॉस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट, है ना, या फिर आपके कॉस्ट लगे किसी स्पेशल स्पेशल प्लांट के लिए, या कितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह लगे, वो सारी चीजें आपके डेबिट कॉलम में आएगी। ठीक है, डेबिट साइड में आपको ये सारी चीजें मेंशन करना होगा। और जो भी एक्सपेंसेस एक्यूर हुए, है ना, ये जो भी आपके आउटस्टैंडिंग होंगे कॉन्ट्रैक्ट के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, आर डेबिटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वो सारी चीजें क्या होगी, डेबिट होगी आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में।
ठीक है। अब जो भी मटेरियल्स रिटर्न हुए सप्लायर को, या फिर मटेरियल या प्लांट्स रिटर्न हुए स्टोर को, है ना, या फिर जो भी ट्रांसफर हुए कॉन्ट्रैक्ट अदर देन कॉन्ट्रैक्ट वाले नेचर के, या फिर कहीं स्टोलन हो गए, चोरी हो गई या डिस्ट्रॉय हो गए, है ना, या किसी और को सोल्ड कर दिया गया, है ना, किसी भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वो सारी चीजें अपन लोग क्रेडिट साइड में मेंशन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आती है और क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती है, ये आप अपने फॉर्मेट में भी देख के उसको चेक कर सकते हैं। अब फाइव नंबर का जो अपना पॉइंट है अपना कॉस्ट अकाउंटिंग में, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग का। मार्जिनल कॉस्टिंग का जो मीनिंग है, इसको अपन को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना चाहिए, ताकि जाके अपने को आगे जो भी चीजें होने वाली है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो अपने को समझ में आए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग की मीनिंग क्या होती है? इट इज अ कॉस्टिंग टेक्निक, है ना। ये एक टाइप का कॉस्टिंग टेक्निक अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा था कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि क्या क्या मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, है ना, तो उसमें एक मार्जिनल कॉस्टिंग भी था। तो ये बेसिकली क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग वेयर इन द मार्जिनल कॉस्ट, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट की मीनिंग यहाँ पे क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट पे कौन से कॉस्ट को अपन मेजर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट विच इज चार्ज टू द यूनिट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कितने भी यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जितने भी कॉस्ट आपके लगे, उसमें वेरिएबल कॉस्ट कितने पार्ट में था, वो चीज अपन मार्जिनल कॉस्ट में मेजर कर रहे होते हैं। while the fixed cost for the period is completely written off against the contribution, बाकी जो भी अपना फिक्स कॉस्ट वगैरह इन्वॉल्व हुआ उस पर्टिकुलर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, वो चीज अपन राइट ऑफ कर लेते हैं, उसको अपन कंट्रीब्यूशन में राइट ऑफ कर लेते हैं। देखिए, अगर अपन सेकंड पैराग्राफ की बात करें, तो इसमें लिखा है द टर्म मार्जिनल कॉस्ट इंप्लाइज द एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के पीछे आपको कितना एडिशनल कॉस्ट लग रहा है ना, कितना कॉस्ट इन्वॉल्व हो रहा है, वो चीज अपन मार्जिनल कॉस्ट में स्टडी करते हैं। विच कैन बी रिनॉक्ड बाय टोटल वेरिएबल कॉस्ट असाइन टू वन यूनिट। ये चीज अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितना वेरिएबल कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज अपन मार्जिनल कॉस्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मूले की बात करें, तो मार्जिनल कॉस्ट में अपन क्या क्या चीजें प्लस करते हैं? जितने भी डायरेक्ट मटेरियल लगे आपके, जितने भी डायरेक्ट लेबर लगे, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, प्लस जितने भी आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस लगे या वेरिएबल ओवरहेड्स रहे, वो सारी चीजें अपन कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट में। ठीक है, अगर अपन डिफरेंस की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्ट कॉस्ट या फिर पीरियड कॉस्ट, है ना, तो प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है, वही चीज अपने लिए बेसिस बना मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट बिल्कुल अलग अलग चीजें होती है, इसी की वजह से मार्जिनल कॉस्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग में, जैसे कि अपन स्टडी कर चुके हैं, कि इसमें अपन वेरिएबल कॉस्ट को कंसीडर करते हैं एज दी प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, जितना भी वेरिएबल कॉस्ट अपने को बिजनेस में लगा, उसको अपन क्या करते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट कंसीडर करते हैं, वाइल द फिक्स्ड कॉस्ट इज डीम्ड एज अ पीरियड कॉस्ट। और जितने भी फिक्स कॉस्ट अपने को इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस में, उसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। तो अगर अपन से पूछा जाए कि आप मार्जिनल या फिर हाँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में कौन सा कॉस्ट को इंक्लूड करते हो, है ना, तो वो अपना सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रोडक्ट कॉस्ट होगा, ना कि पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट हो या फिर वेरिएबल कॉस्ट हो, ये अपना पार्ट होता है या कंपोनेंट होता है अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का। ठीक है, तो देखिए, अगर अपन कैरेक्टरिस्टिक की बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें अपन सबसे पहली चीज क्या करते हैं? अपन पूरे कॉस्ट को ना क्लासिफाई कर देते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे, है ना, और वेरिएबल कॉस्ट को ही अपन अकाउंट करते हैं और फिक्स कॉस्ट को अकाउंट नहीं करते हैं, है ना। दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, अपन स्टॉक का वैल्यूएशन भी करते हैं। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने पे या फिर सेल करने पे आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये चीज भी अपन इसमें कंसिडर करते हैं। और फिर अपन इसमें एक चीज और करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस का डिटर्मिनेशन भी इस कॉस्टिंग के थ्रू किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज थी मार्जिनल कॉस्टिंग की। अब सिक्स पॉइंट जो अपने सिलेबस का है, वो है ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, इसको हिंदी में क्या किया जाता है? सम विच्छेद बिंदु। ठीक है, तो ये क्या है? एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, टू बी प्रॉफिटेबल इन बिजनेस, अगर आपको बिजनेस में प्रॉफिटेबल होना है ना, आपको अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट योर ब्रेक इवन पॉइंट इज। आपको ये चीजें जानना जरूरी है कि ब्रेक इवन पॉइंट आपके बिजनेस का क्या होगा।
है ना। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या होता है ना, कि जब भी अपन कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में अपने को लॉसेस एक्यूर हो रहे होते हैं, ठीक है। धीरे धीरे वो लॉस क्या होते हैं, प्रॉफिट में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपन, उसमें अपने को लॉसेस हो रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चीजें अपने प्रॉफिट में चेंज हो जाती है, अपने को बिजनेस से फिर प्रॉफिट होने लग जाते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट को अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलेंगे, जहां पे आपको ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में। मतलब आपको इतने रेवेन्यूज हो रहे हैं कि आपके जो भी बिजनेस की कॉस्ट है वो आप एक्योर कर पा रहे हैं, जितने भी कॉस्ट इन्वॉल्व है वो आप पे कर पा रहे हैं, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपन ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग क्या हुआ, जहां पे ना तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ना ही आपके बिजनेस को लॉस हो रहा है, ठीक है। वही चीज इसमें लिखी है, देखिए, योर ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट, मतलब आपको जितनी भी अर्निंग्स हो रही है या रेवेन्यूज हो रहे हैं वो इक्वल्स टू आपके टोटल कॉस्ट है ना। जितने भी आपके एक्सपेंसेस लगे या जितने भी आपके कॉस्ट हुए इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। एट दिस पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। मैंने जैसे आपकी आप लोगों को बताया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, ब्रेक इवन कहा जाता है, जहां पे नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन होती है अपने बिजनेस पे। अगर अकाउंटिंग में अपन ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये अपन एक फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। अपन को क्या करना है, फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना, उसको डिवाइड करना है अपने को प्राइस पर यूनिट से, है ना, फिर उसमें से आपको वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देना है, तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। द ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। ये ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्या बताता है कि कितने लेवल का अगर आप प्रोडक्शन करेंगे, है ना, एट विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू द रेवेन्यू फॉर अ प्रोडक्ट, जहां पे आपको जो भी आपको रेवेन्यूज मिलेंगे वो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इक्वल कर पाएंगे, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसा लेवल ऑफ प्रोडक्शन जहां पे आप आपके रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को मेजर कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे और मैच कर पाएंगे। तो देखिए लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, इन इन्वेस्टिंग द ब्रेक इवन पॉइंट इज सेड टू बी अचीव्ड व्हेन द मार्केट प्राइस ऑफ एन एसेट इज सेम टू द ओरिजिनल कॉस्ट। अगर अपन इन्वेस्टिंग की बात करें, शेयर मार्केट्स वगैरह में अगर अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आपने कोई सिक्योरिटीज या फिर असेट को परचेज किया था, है ना, वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्केट कॉस्ट। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है और आपने जिस प्राइस पे उस चीज को परचेज किया था, उस पर्टिकुलर शेयर को, अगर वो इक्वल है तो वहां पे आपको कहा जा सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो चुका है, ठीक है। तो देखिए अगर इसको अपन ग्राफ के हिसाब से या फिर इसको ड्रॉ करने की कोशिश करें तो मैंने इसको ड्रॉ किया है। अगर एक लाइन टोटल कॉस्ट की अपन ने ड्रॉ किया और एक सेल्स की ड्रॉ की है, ठीक है, तो ऐसा होगा धीरे धीरे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होने लगेगी और सेल्स आपकी बढ़ने लगेगी। तो उस तरीके से जो रेड कॉलम बना, रेड वाला ट्राइंगल बना, वो आपको लॉस को बताता है, और जो ग्रीन वाला जो ट्राइंगल बना है वो आपके प्रॉफिट को बताता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को अपन ड्रॉ कर सकते हैं। का एक्सप्लेनेशन भी लिखा है राइट हैंड साइड में। अगर आपके बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कि आपको रेवेन्यूज ज्यादा मिल रहे हैं आपके फिक्स या वेरिएबल कॉस्ट से, ठीक है। अगर अपन ब्रेक इवन पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, रेवेन्यू इज इक्वल्स टू दी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अगर अपन लॉसेस की बात करें तो लॉस में क्या होगा, आपको रेवेन्यूज तो कम मिल रहे हैं पर आपके जो कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, वो आपको ज्यादा इनकर हो रहे हैं, ठीक है। तो अपना जो 7th पॉइंट है सिलेबस का वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी अपन समझ लेते हैं। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट की मीनिंग क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट आर दी ऑन गोइंग एक्सपेंसेस। ऑन गोइंग एक्सपेंसेस मतलब अगर बिजनेस को अपन रन कर रहे हैं, गोइंग कंसर्न है अपना, तो उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस आपको डे टू डे लगते हैं, वो सारी चीजें अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगी। मतलब आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको जितने भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाएंगे। देखिए तो उसमें वही लिखा हुआ है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट आर दी ऑन गोइंग एक्सपेंसेस incurred from the normal day to day of the running of business that include both overhead on the cost of goods sold। ठीक है, तो आपके जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है या फिर जो आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये दोनों की दोनों कॉस्ट इंक्लूड किए जाते हैं अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में, है ना, जो कि अपने डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, है ना। अगर अपन कॉमन ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो कॉमन ऑपरेटिंग कॉस्ट इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा अपने बिजनेस में और क्या क्या रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अपन रेंट पे कर रहे होते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स परचेज कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री कॉस्ट होता है, मार्केटिंग, पेरोल, इंश्योरेंस, है ना, या फिर फंड एलोकेशन के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट कहलाती है ना। तो अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अलावा ये सारे कॉस्ट को भी अपन क्या करते हैं,
मेजर करते हैं अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट में अपन नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन बी फाउंड एंड एनालाइज बाय लुकिंग एट कंपनीज इनकम स्टेटमेंट। अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखना है, एनालाइज करना है, तो आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट से भी चेक कर सकते हो। इसके लिए एक फॉर्मूला भी है। आप क्या करते हो ऑपरेटिंग कॉस्ट में, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करते हो, अपने जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए उसको आप प्लस कर देंगे तो आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, फ्रॉम अ कंपनीज इनकम स्टेटमेंट, अगर इसके लिए स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, फ्रॉम अ कंपनीज इनकम स्टेटमेंट टेक द टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर्च कर रहे हैं किसी इनकम स्टेटमेंट में, या कॉस्ट ऑफ सेल्स के नाम से भी अगर वो मेंशन है, तो आप उसको क्या कीजिए, पहले फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कीजिए, फाइंड टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच शुड बी फर्दर डाउन दी इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में आप नीचे जाएंगे तो आपको टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिलेंगे, आप उसको भी फाइंड कीजिए। ठीक है, फिर आप क्या कीजिए, थर्ड स्टेप में ऐड द टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू अराइव टू द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द पीरियड। ठीक है, तो वही अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या करना है, अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस कर देना है, तो अपना क्या बन जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट को मेजर किया जाता है। आई होप आप लोगों को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके जो कंपोनेंट्स, तो बेसिकली जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दूसरा होता है अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने मेंशन किया है कि क्या क्या नेचर के जो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं और क्या क्या अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को विजिबल होगी, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। तो जब भी अपन इसको डिस्क्रिप्शन में मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करेंगे तब इसको अपन ब्रीफ डिटेल्स में देखेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ओरिएंटेशन सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के रिगार्डिंग जो अपडेट्स होंगे उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।